बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 56वें यौम तासीस का मैदान सजाया बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान और वहां से तकरीबन 30 के करीब शमूलियत, जिनमें 10 के करीब या 11 के करीब इलेक्टेबल्स थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान में एग्रेसिवनेस दिखाई और इस एग्रेसिव मोड के नतीजे में पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि 56वां जो यौम तासीस होगा उसका जलसा क्वेटा में होगा। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ वहां शिरकत करनी थी और फिर एक इंटरव्यू के नतीजे में जो माहौल बना उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब खुद क्वेटा पहुंचे और क्वेटा में उन्होंने भी जलसे से खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। बड़े ऑप्टिक्स नजर आए जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बलोच सरदार के तौर पर अपनी दस्तार अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के सर पर रखी, एक पैगाम देने की कोशिश की कि उनके बाद उनके जानशीन ये हैं और उन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तो वो ऑप्टिक्स थे जो हमें नजर आए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातों ने जब बलूचिस्तान का रुख किया तो उनके अहदाफ क्या थे, उनके अहदाफ क्या, बलूचिस्तान का उनका हदफ आम आदमी था, क्या उनका हदफ बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल थे? तो बज़ाहिर इस सवाल का जवाब नफी में मिलता है और दोनों जमातों ने बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को हदफ बनाया। पहले हमने देखा 10 से 11 इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 से 4 इलेक्टेबल्स ने पहले ज्वाइन किया था, 2 से 3 ने मजीद किया है। और मेरी मालूमात के मुताबिक मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने अपने 2 रोज़ा दौरा क्वेटा में जो सियासी बसात बिछाई है, आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तंग कर सकते हैं। अगर वो बलूचिस्तान में हुकूमत बना नहीं सकेंगे तो उनके बगैर बन भी नहीं सकेगी। लेकिन इन दोनों जलसों के बाद क्वेटा की जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या है, सबसे पहले वो जानने के लिए रुख करेंगे क्वेटा का। मेरे साथ मेरे सीनियर और मेहरबान दोस्त मुजीब अहमद, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, वो इस वक्त मौजूद हैं, आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। मुजीब साहब, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूं और पहला सवाल अगर आपके सामने रखूं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौरा, आसिफ अली जरदारी साहब का जिसे कहते हैं क्वेटा में जलसे से खिताब, 2 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। इसके बाद जो क्वेटा का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है सर्द मौसम में, कैसा लग रहा है आपको? जी, शायद बलूचिस्तान में हुकूमत साजी को लोग इसलिए भी फोकियत देते हैं कि शायद उसका असर मरकज़ में होता है और इसलिए दोनों पार्टियों का फोकस यहाँ पे रहा। यहाँ पे नवाज शरीफ जब आए तो उन्होंने न सिर्फ को शामिल किया अपने, लेकिन इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाए रखा। उन्होंने नेशनल पार्टी से, पशुपा मैप से, JUI से सबसे मुलाकातें की और ये काफ़ी सूदमंद के लिए साबित हुई। लेकिन अगर आप देखें तो इलेक्टेबल्स की सियासत अगर है तो 25 सीटों पर है, जबकि बाकी 35 सीटें बच जाती हैं जो कांग्रेस और मजहबी जमातों के पास हैं। अगर वो जमातें अपना बैंक बरकरार रखती हैं तो इलेक्टेबल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब 25 अगर इलेक्टेबल्स हैं तो 8-9 पीपल्स पार्टी में, 12-15 नून लीग चले जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्टेबल्स फिर रह जाएंगे जो BAP में अब भी मौजूद हैं, वो वहाँ से भी जीतेंगे, वो भी एक असर रखेंगे। बलूचिस्तान में आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है वो ना सिर्फ जरदारी कह सकते हैं कि जाला वज़ीर आला होगा, ना नवाज शरीफ कि उनका कोई होगा, लेकिन उनकी मफाहमती पॉलिसी आगे चल के उसमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर हुकूमत बनाती है। नून लीग अगर इस पोजीशन में हुई 15 सीटों के साथ तो जाहिर है वो कोशिश करेगी कि वो नेशनल पार्टी, PNP, JUI को साथ लेकर चले। वो पीपल्स पार्टी की भारत मोहताज नहीं होना चाहेगी, क्योंकि उसको अगर मरकज में मजबूत रखना है अपने आप को तो वो कोशिश करेगी कि यहाँ पीपल्स पार्टी करना जमाए। लेकिन सही। मुजीब साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हमेशा हम ये देखते हैं मौजूए बहस होते हैं बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स और उसके साथ साथ कौम परस्त, लेकिन हम कभी भी डिस्कस नहीं करते एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स को बलूचिस्तान में, जो मेरे नज़र में जो एदादो शुमार है 1970s में जब सूबे का दर्जा मिला, असेंबली बनी, एक जमात है जो 3 से स्टार्ट होती है, 11 तक पहुंचती है, वो अपने नंबर्स को कभी भी डिक्रीज नहीं होने देती, JUI-F। और माजी में कहा जाता था कि वो पश्तून इलाकों की जमात है, लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि उन्होंने खुजदार में ब्रेक इवन किया और फिर उसके बाद अब नवाब असलम रईसानी भी उनके पास है। तो JUI को आप कैसे देखते हैं वहां पर एज ए स्टेक होल्डर? जी देखें, JUI ने हमेशा अपनी एक जगह बना के रखी हुई है और इस दफ़ा भी उन्होंने अपोजिशन में होने के बावजूद चीज़ों को मैनेज इतना अच्छी तरह किया कि न सिर्फ अपने इलाकों में काम किए बल्कि अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो दी। मौलाना वासी ने बहुत सिस्टमेटिकली मामला को चलाया, तो अब भी वो इस पोजीशन में होंगे इस इलेक्शन कि वो अपनी सीटें न सिर्फ रिटेन करें बल्कि 2-4 को देने की पोजीशन में भी होंगे।
सही। इन इलाकों में जो पख्तून बेल्ट है वहाँ पे उन्होंने काम यही किया, लेकिन कोयटा और जो बलोच बेल्ट के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे भी उनका नजर आ रहा है, तंजीम साजी नजर आ रही है, इसलिए वो काफी मजबूत कुव्वत बन के उभरेंगे। और उन्होंने जिस तरह अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया, कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला उनकी तरफ से आ जाए। मुजीब साहब, नवाज शरीफ को मुजीब साहब, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। वो सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जब हम बलूचिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो नेशनलिस्ट फोर्सेस को आप कहां देखते हैं? क्योंकि जो अभी का मंजरनामा मेरे और आपके सामने है, इलेक्टेबल्स की वजह से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लीड पर है, जेयूआईएफ आप और मैं कह रहे हैं अपनी एक स्ट्रेंथ रखती है, तो मुझे तो कॉमपरस्त अपने बका की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कॉमपरस्त बका की जंग लड़ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होगा। खसूसन मकरान बेल्ट में नेशनल पार्टी बीएनपी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि हक तो तहरीक वहाँ पे मौजूद है और उसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। इसी तरह आप नीचे की तरफ आएँ तो कोयटा चावली और इस तरफ के एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल का इनको सामना करना पड़ेगा। अगर नेशनल पार्टी और बीएनपी किसी इत्तेहाद की शक्ल में आती हैं और मुश्तरका इलेक्शन लड़ती हैं तब उनकी पोजीशन मजबूत हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग लड़ेंगी और दोनों पार्टी इस पोजीशन में नहीं होंगी कि वो हुकूमत साजी कर सकें। मुजीब साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वो ये कि आपको बलूचिस्तान में ज़रगून रोड पर वज़ीर आला के मसनद इक़्तिदार पे कौन बैठता हुआ नजर आ रहा है? और इसके बाद चूंकि फौरी बाद दो अहम इलेक्शन होंगे, अगर 8 फरवरी को जो शेड्यूल इंतखाबात हैं वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के, तो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वही बलूचिस्तान से लीड लेगा प्रेसिडेंशियल और सेनेट इलेक्शन में। तो आपकी कैलकुलेशन में पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट, कौन आपको नजर आ रहा है ज़रगून रोड पर लीड करता हुआ? इस वक्त जो पोजीशन नजर आ रही है, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून यहाँ पे लीड करेगी और वो 15 से ज्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है इन इलेक्टेबल्स के साथ। अब कुछ इलेक्टेबल्स अब भी मौजूद हैं जो निगरान हुकूमत में मौजूद हैं, और इलेक्शन का जब शेड्यूल आएगा तो वो शायद रिजाइन करके वो भी इसमें शामिल होकर अपनी सीट पक्की करने की कोशिश करें। तो लीड तो बहरहाल वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो वज़ीर आला होगा बलूचिस्तान का वो जरा अनएक्सपेक्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो पार्टी से हो या नून लीग से हो, लेकिन वो कोई आजाद हो सकता है। मुजीब साहब, कोई सरप्राइज मौजूद है? बिल्कुल, जैसे निगरान में हमने देखा अनवारुल्लाह काकड़ एक सरप्राइज के तौर पे सामने आया, इस तरह बलूचिस्तान में भी पूरी तरह एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई सरप्राइज आएगा जिसकी तवक्को नहीं की जा रही। थैंक यू मुजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बलूचिस्तान की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो हमारे सामने रखी। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल वहां क्या कहा, जरा आगा शाहजेब दुरानी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। आगा, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, मुजीब को आपने सुना, मुजीब अभी तक आपको लीड रोल पे देख रहे हैं, लेकिन वो एक सरप्राइज की बात भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, मुजीब साहब की बातें हमने सुनी और सरप्राइज देखिए बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हम लीड कर रहे हैं। आपको बलूचिस्तान की एक रियलिटी है, बलूचिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है, और जिस तरह मियाँ साहब वहाँ पे आके उन्होंने जो है ना बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस को जिस तरह उन्होंने उजागर किया और हमेशा उनका फोकस रहा है वो, तो सरप्राइज तो आई डोंट नो वो किसे कह रहे हैं, बट इंशाल्लाह लीड हम ही करेंगे। वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आगा, जो सवाल सरप्राइज के मुतालिक मुजीब साहब कर रहे थे या जो बात कर रहे थे, मेरा जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपको कोई सरप्राइज बलूचिस्तान से नजर नहीं आता, जो भी होगा इसी पॉलिटिकल फिगर्स के बीच में होगा। शायद साहब देखिए, एक जिस तरह से 2018 में एक सियासी निशाना बनाया गया पार्टियों को और एक अजीब सी एक रविश वहाँ पे जो है ना पैदा की गई, लेकिन जो कि अभी हम देख रहे हैं कि वो रविश अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पॉलिटिकली स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, तो इस वक्त कोई सरप्राइज का एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। लोग जहाँ भी हैं वो तकरीबन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी एफिलिएशन शो कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हर कोई, और जिनकी नंबर्स जो है ना, सारी नंबर गेम की बात है, तो जिनकी नंबर ज़्यादा होंगी, जो कि हमें लग रहा है और हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे अपने आने वाले इलेक्शन में कि मुस्लिम लीग नून की नंबर्स ज़्यादा होंगे। आगा, आपको नंबर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड जरदारी साहब ने सेट की है, जब जरदारी साहब और उनकी पॉलिटिकल चेस बोर्ड की बात करते हैं तो आप शैला रज़ा भी हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहता हूँ उन्हें प्रोग्राम में। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं शैला रज़ा के सामने सवाल रखूँ, मैं चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए क्या कहा, दोनों चेयरमैन और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, उनको सुन लें, फिर उसके बाद शैला आपस से सवाल करते हैं। जरा सुनिए क्या कहा दोनों ने। बिलावल की सपोर्ट करनी है,
उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले कहना क्या चाहते हैं? कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहदाफ थे बलूचिस्तान में जो हमें नजर आता है, एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वही तजुर्बे की बात, सपोर्ट की बात, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरा जैसे कहते हैं निशाने पे रखा नून लीग को। बलूचिस्तान में जो हदफ था वो नून लीग थी या फिर बलूचिस्तान के मसाइल थे, इलेक्टेबल्स थे, था क्या, क्यों गए थे कोयटा? हमारा जलसा था जिसमें हमने यौम तासीस का, जो कि हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सूबों में मना चुके, और उसके साथ साथ वहाँ पे हमने अपने मैनिफेस्टो में से जो है कुछ अहम बातें मजदूर, किसान और यूथ के लिए जो थी वो हमने दी। और इंशाल्लाह बलूचिस्तान का भी जो मसाइल हैं उनका मैं समझती हूँ कि हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हमने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान करके वो हक़ पूरा करने की कोशिश भी की, और एक कह सकती हूँ कि आगाज़ किया, और उसके बाद जो उस वक्त काम हुए उसके बाद लोगों ने उसको उस तरह से नहीं किए, दूसरी हुकूमत में उस तरह से काम नहीं हो सके, ये एक अलग बात है। लेकिन हमने जो है एक कोशिश की, और कल भी जब बात हो रही थी तो उसमें भी जो तकरीर में खुद स्टेज पे मौजूद थी उसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ, ये पहला यौम तासीस का क्योंकि जलसा था, इसके बाद कैंपेन आगे बढ़ेगी तो दोबारा से भी वो जाएंगे और पूरी बात और भी करेंगे, लेकिन ये हमारी यौम तासीस था। ठीक हो गया। शैला, आपने बात की कि आपने बलूचिस्तान के मसाइल की बात की, मुझे वहाँ से लापता अफराद की बात होते हुए नज़र नहीं आई। आपने बात की आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज की। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज में 5000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई एजाज संजरानी की सैंदक में एज एमडी अपॉइंटमेंट के अलावा बलूचिस्तान को आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान में क्या मिला? अच्छा, देखिए, हमारा काम था कि उनके जो हकूक़ हैं उसके हिसाब से उनको, उन पे जो है वहाँ के जो लोगों ने रेस किए हैं मुश्किलात, उनके अकॉर्डिंग उनकी फंडिंग की जाए और उसके उनको देखा जाए, क्योंकि छोटे सूबे नज़रअंदाज होते हैं। एनएफसी तो होता ही नहीं है, लेकिन जो रकम भी कही जाती है वो उधर तक नहीं जाती। तो ये जो डेवलपमेंट फंड था और ये इसके ज़रिए हम यही कर सकते थे कि वहाँ पर उनका एनएफसी में भी ज़्यादा हो और उनको फंड भी ज़्यादा मिले। बाकी किसने क्या किया ये तो लोगों ने इसका जवाब उनको वोट डाल के या वोट ना डाल के देना है। हमारा काम था कि हम तो नहीं कर सकते थे ना 1005 टीचर की, तो 5000 टीचर की, ये तो एक ग्रेजुअली ये चीज़ होनी थी। तो ये की जहाँ सिंध में हमारा इख्तियार है वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे बहुत ज़्यादा टीचर्स अपॉइंट भी किए हैं, 15 यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं। एक सवाल आपसे ये करूंगा कि बिलावल साहब ने नून लीग को नाकाम लीग करार दिया, महंगाई लीग के नाम से उन्होंने उन्हें पुकारा, तो जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें आप नहीं थे उनके साथ? अच्छा जी, नाकामियां जो हैं उसमें काफ़ी दूसरी बातें भी हैं। एक तो जो आजकल उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको नाकामी हो रही है, और जहाँ तक बात है 16 महीने की, उसमें सबको मालूम है कि हमने बहुत सारे उनको एडवाइस भी थी, जिसमें एक एडवाइस ये भी थी कि वो शुगर को सही वक्त पे एक्सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो जो कुछ वो बहुत कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ हम एक आवाज़ ही बुलंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से नहीं किया, और जो उस वक्त इनके हदफ हैं हम ये समझते हैं कि उसमें उनको नाकामी ही रहेगी। अच्छा शैला, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद नाजरीन आएंगे तो आगा शाहजेब दुरानी के सामने ये सवाल रखेंगे जो तजावीज़ काबीना में पीपल्स पार्टी ने दी क्यों नहीं सुनी गई और कौन से अहदाफ हैं जिनमें नाकामी हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सवाल रखेंगे आगा शाहजेब दुरानी के सामने ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। शैला आपा ने कुछ चीज़ें, कुछ बातें रखी हैं और नाकाम लीग या जिसे कहते हैं वो महंगाई लीग का नाम क्यों बिलावल साहब ने दिया, वो वजह उन्होंने बताई। आगा शाहजेब, आपके ख्याल में आप एग्री करते हैं शैला से कि वो कह रही हैं आपको अहदाफ नहीं मिल रहा है? शायद साहब मैं यहाँ पे ज़रा ये जो कह रहे हैं जी महंगाई लीग और 16 महीने मेरे ख्याल में ये उनमें पार्टनर थे और कुछ दिन पहले जरदारी साहब कह रहे हैं इंटरव्यू में इन्होंने बात कही, कह रहे हैं हमने तजावीज़ दी, आप लोगों ने मानी नहीं है। किस चीज़ की तजावीज़ दी उन्होंने? जैसे वो कह रहे हैं शुगर को उन्होंने कहा कि बाहर बेच दें, इस वक्त बेचने का आइडियल टाइम है, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को। इस तरह तो बहुत सारे तजावीज़ थी। वो एक कैबिनेट था, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स फेडरल कैबिनेट, उस कैबिनेट में 13 पार्टियाँ और भी थी, तो एक अकेली हमारी वो डिसीजन नहीं थी। अगर एक इन्होंने अगर वो एक मुत्तफ़िका डिसीजन था, तो अगर इन्होंने वहाँ पे सजेशन दी तो बाकी पार्टियों ने भी उन्होंने उनकी हिमायत की थी? नहीं की थी उनकी। सही। तो वो एक म्यूचुअल कंसेंसस से डिसीजन लिया गया था। आप किसी एक पार्टी को या किसी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और दूसरी बात कह रहे हैं 16 महीने, तो 16 महीने में तो हर चीज़ में कहीं किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कोई ब्लेम इन्होंने लिया, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से उस हुकूमत में आई है इनकी तरफ से, हमने तो कहीं पे कुछ नहीं देखा इनकी तरफ से। हर चीज़ का ब्लेम, हर चीज़ का ब्रंट जो है वो नून लीग ले रही थी। चाहे वो एक पॉलिटिकल एक क्राइसिस थी उस वक्त, चाहे वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी, हर जगह हमारे ही। लेकिन आगा बिलावल ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी यारों के यार हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ उनके यार हैं और यारी निभाएंगे। तो जब यारी निभा रहे तो फिर आज वो क्यों कह रहे हैं महंगाई लीग? उन्हीं यार के यार थे वो, तो फिर आज वो कैसे कहते हैं महंगाई लीग? शैला आपा, आगा को रिस्पॉन्ड आप ही करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, इसमें ये होता है कि इसमें बिल्कुल बहुत सारे डिसीजन होते हैं, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से वो डिसीजन रखा जाए, उस पर बाकायदा आपके एक काउंसिल होती है, उसमें आप रखें और उसके बाद लोगों से राय लें तो करेंगे। लेकिन अगर एक पार्टी पे आप ले रहे हैं, कुछ आपके वो लोग बैठे हैं जो आप ही की बात सुनेंगे, तो फिर वो बहस नहीं होती है। और इसका इतराफ़ भी काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ कि जी शुगर जो थी वो एक्सेस में थी और जब आपने उसको नहीं किया तो 2 बिलियन का हमें फ़ायदा होता, लेकिन फिर वो स्मगल हो गई। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनको जरदारी साहब ने कहा अक्सर, लेकिन क्योंकि लेकिन शैला पाकिस्तान को एक जुमला जो मुझे याद आता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की कमिटमेंट के ऊपर है, वो था कि हमें पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली कमिटमेंट्स थी उसके ऊपर ये सारा दारोमदार था कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालते। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको ना बर्दाश्त करके पहले बर्दाश्त किया, फिर जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो पीडीएम से अलहदगी इख्तियार की। तो लेकिन अदम एतमाद शैला आपा, अदम एतमाद तो पीडीएम से अलहदगी के बाद आई थी। पीडीएम से अलहदगी के बाद भी आई है, तो इसी वजह से आई है कि हमें मालूम है कि हम जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जब इनसे बात करते हैं तो इनको समझ नहीं आती उस दिन। अब ये बैठकर अपना जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि नैब को ख़त्म कर दें, लेकिन जब हमारी हुकूमत थी और हमने इनसे कहा था कि नैब ख़त्म कर देते तो इन्हें समझ नहीं आई थी। फिर जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो इनको कहा था कि आइए 62-63 के ऊपर बैठते हैं और बात करें, तो इतने नाराज़ हुए थे कि इन्होंने कहा कि अगर इस पे बात की गई तो हम इसमें बैठेंगे नहीं। इसी तरह जो है जो पीडीएम वाला मामला है उसमें यही हुआ था और हम पीडीएम का हिस्सा भी थे ना, तो उस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, आपने दो तो हम बाग में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और वो हमने जीत लिया था। बिल्कुल ठीक है। 2 अहम बातें शैलापा ने की हैं। एक, उन्होंने कहा कि आप अब जो है ना नैब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और 18वीं आईनी तरमीम पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आप ख़त्म करने जा रहे हैं। क्या वाकई इन दोनों चीज़ों को पीएमएलएन ख़त्म करना चाहती है? इससे पहले मैं एक रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा कि उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी बातें हमारे वो नहीं मानते थे या उनको कुछ फेलियर्स थी, तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे कुछ सक्सेस था हमारा, जिस तरह हमने डॉलर के एक में जो उड़ान थी उसको रोका गया और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इतना प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, स्मगल हो रहा था डॉलर, वो सारा रोका, तो उसका क्रेडिट लेते वक्त तो ये सबसे पहले पेश होते हैं कि जी वो तो हमने किया, कराची में हमने जो है ना वो मैनेज किया। और वहाँ पर ये नहीं कहते कि जी नून लीग, वहाँ पे वो आगे बढ़ के अपना क्रेडिट लेते हैं।
और जहाँ तक ये बात आई अभी इनकी, जी कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट में ये कह रहे हैं कि नून लीग ने कहा है 18th अमेंडमेंट कोई हर्फ आखिर नहीं है। सही, 18th हर चीज में हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती नहीं करेंगे, आप उसे बेहतरी की गुंजाइश है। तो अगर उसमें जहाँ पे आपको कोई फ्लॉ नजर आ रहा है, कोई और नैब के मुतालिक नैब का जो कानून है आपको पता है कि किस तरह उसको मिसयूज किया गया, जो उसका पर्पस शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज किया गया। अगर आप एक कानून बना के आप किसी एक स्पेसिफिक एक खास तबके को, खास लोगों को, चंद एक लोगों को निशाना बनाएंगे बिला वजह के, आप समझते हैं कि उसे खत्म करना आप लोगों के मंशूर का हिस्सा हो सकता है। किसी शख्स को आप तनख्वाह ना लेने की बुना पर आप उसे डिस्क्वालीफाई कर दें, सिर्फ ये, और उसके बाद वही कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर रही है। सही, लेकिन नैब रहेगी या नहीं? मैनिफेस्टो कमेटी में इरफान सिद्दीकी साहब आप लोगों को क्या तजवीज़ देने लगे? नैब को असूलन अगर इस कानून के साथ नहीं रहना चाहिए, जो अब का उसका कानून है, जिस तरह वो पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं जैसे 18वीं तरमीम बेहतर हो सकती है वैसे ही नैब भी बेहतर की जा सकती है। अच्छा, एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज क्वेटा में एक और जिसे कहते हैं बात की है, उन्होंने कहा 70 साला निजाम को बदलना होगा। सुनिए बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं, फिर शहला आपके सामने सवाल रखते हैं। आज भी बलूचिस्तान के जो माँ है वो अपने बच्चे के शहीद होने पे, टारगेट किलिंग होने पे, लापता होने पे दुखी है। तुम्हें उनका दुख जानता। 70 साल से जो निजाम चलता आ रहा है, क्या इसने इस मुल्क की शहरियों, इस वतन, इस धरती के रहने वाले इंसाफ आज तक दिलवाया है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें? शैला आपा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 70 साला निजाम को बदलना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक पॉलिटिकल स्लोगन लेते हुए नजर आती है कि मुल्क को पहला आइन 1970 में हमने दिया और 18वीं आईनी तरमीम करके हमने उस आइन को बेहतर किया। तो मुल्क का जो निजाम चल रहा है वो तो उसी आइन और उसी 18वीं आईनी तरमीम के तहत चल रहा है। आज आपके चेयरमैन कह रहे हैं उस निजाम को बदलना है, तो मतलब वो कह रहे हैं जो निजाम उन्होंने और उनकी जमात ने दिया था उसमें उसे बदलने की जरूरत है। 70 साल से अगर आइन के तहत निज़ाम चल रहा है तो ये माशाल्लाह और ये सब इनको मैं किसके तहत देखूं? काश के उस आइन के मुताबिक चलता। और हम जो बात कर रहे हैं वो आइन ही के अंदर लाने की बात कर रहे हैं। सही। और अभी मेरे भाई को शिकवा हो रहा था और मैंने यही कहा था कि देखिए हमारा यौम तासीस था और इस पे बात की जाएगी। अभी खुल के चेयरमैन साहब ने बात की है लापता अफराद की और ये जो किलिंग हो जाती है नामालूम सी, उसके ऊपर। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सारी बातें हमारे नज़रों से पोशीदा हैं, लेकिन क्योंकि कल पूरे पाकिस्तान से भी लोग आए हुए थे और हमारा यौम तासीस था, तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि दुख वाली बात है जिसको किया जाना है। एक पूरा धरना वहाँ बैठा हुआ है, लापता अफराद हैं, माएँ कब से बैठी हुई हैं, सवाल कर रही हैं। तो अब जो दूसरी बात आपने की, देखिए हम एक पॉलिसीज बनाते हैं, सियासतदान जो है, जो भी हुकूमत वो पॉलिसीज बनाती है और उस पे अमल करवाने की कोशिश करती है। मेरे हिसाब से जो मैं स्मगलिंग की जो मैं बता रहा था उड़ान, वो स्मगलिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं उस बात की कर रहा था जो हवाला हो रही थी, जो यहाँ से ब्लैक मनी जा रही थी। सही। जो जिस तरह से आपके मनी एक्सचेंज सबसे पहले हमारे दौर में बंद किया गया। खानानी और कालिया, देखिए शैलापा मैं कंप्लीट कर लूं पहले, कि चाहे वो सी पैक हो, शैलापा अपने ऊपर सेहरा लेती है। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, रहमान मलिक मरहूम जिंदा थे जब हमारे दौरे हुकूमत था, वजीर दाखिला थे, हवाला हुंडी के जरिए सबसे पहले हमने बंद किया। खानानी और कालिया केस बड़ा मशहूर जमाना है जो उस वक्त हुआ, ये हमारा है। सही। आप शाहजेब रिस्पॉन्ड कर लें। मैं क्या कहूँगी, कह रही है खाना ने निकाला इनका है, तो वो जो कश्तियाँ जो पकड़ी गई थी वो भी इनको अच्छी तरह पता है कि उसमें फिर किसका डॉलर जा रहा था। पहली बात। दूसरी बात मैं कश्तियों के पैसे दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, पैसे पकड़े जाते हैं तो फाइनेंस में जमा होते हैं, या तो उनको बोलने दें या मैं बोलूं। शैलापा उनको गलत बात करेंगे तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। शैलापा बड़ा पैसा कहीं से पकड़ा गया है, शैलापा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, लेकिन उनकी पूरी बात तो डिपार्टमेंट में जमा हुआ था। शैलापा कश्ती से पकड़ा गया तो वो कहाँ जमा हुआ? शैलापा उनका पूरा करते सियासतदानों के उनका पूरा जुमला सुन लें, उसके बाद बात में मैं इनको समझ जाती हूँ।
लेकिन उनका पूरा जुमला तो बोलने दें। जमहूरी हक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जमहूरियत की बात करती है। जी आगा, ठीक है, लेकिन झूठ से इज्तनाब करें ना। चलें ठीक है, जुमला पूरा होने दें। इनका मसला यही है कि ये जो है ना वो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आधे में जो है ना खुद ही वो, मैं क्या कहता हूँ पीपल्स पार्टी को, खैर सही। तो जिस तरह अभी जो है ना वो रिसेंटली आपने देखा डॉलर्स को जो है ना जो उसको कंट्रोल किया गया, कितने पे 300 प्लस जा रहा था, तो ये डार साहब थे, डार साहब ने आके उनको मैनेज किया सारे, तभी जाके जो है ना वो। यहाँ मेरा आपसे आगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप कह रहे हैं डार साहब ने कंट्रोल किया, शैला आपा ने कहा कि बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते। लेकिन एक चीज हमें नजर आती है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो क्रैकडाउन हमें नजर नहीं आता। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, यही इदारे हैं, यही कस्टम्स है, यही FI है, आपा ये हमें फिर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब है वो पॉलिटिकल बैगेज की वजह से नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और परफॉर्म भी हो जाए, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक आप 3 साल 8 महीने की गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज़ के बाद आपने चीज़ें संभाली थी, और सबसे बड़ा प्रेशर आप पे इंटरनेशनल था, और उसकी वजह से जो है आपने जो इंटरनल मैटर्स थे उसको बाद में आपने किया। पहले आपने जो है वो अपने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को और IMF को ये यकीन दिलाया कि जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, और फिर वो सारे जायज़े जो IMF के थे वो हुए। तो जब ये सब चीज़ों को पूरा किया गया तो फिर इसके बाद इधर भी तवज्जो हुई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा हर एक डिपार्टमेंट का इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, तो उन्हें हर दौर में फिर अपना काम करना चाहिए। शैला पर इससे पहले कि आप इजाजत लें, एक 30 सेकंड्स एक सवाल लेके जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो आप लोग बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान में ज्वाइन कर रहे थे PMLN को, ज्यादा हमने देखा है लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर होगा था। इस वक्त सरदार सरफराज डोमकी BAP से उनका ताल्लुक है, एक इलेक्टेबल है, नसीबुल्लाह मरी PTI से। इन इलेक्टेबल्स की शमूलियत के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है पीपल्स पार्टी को? जी, हम उससे पहले ही बात कर चुके थे, जब वो ब्यूरोक्रेट्स खास और पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में शामिल हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उस वक्त से स्टार्ट हो चुकी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उस वक्त बहुत ज़्यादा ही ज़ोर शोर से हो रही थी, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर सहूलतकारियों के बाद जो है उस मौजू पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई, और फिर उसके बाद वो लोटे जिनको क्या कहा जाता था कि ये वॉशरूम में उनकी जगह है। अब शिकवे खत्म हो गए या बरकरार हैं? हमने कहा कि वोट को इज्जत दो, बयानिया जो है वो बेचारा झोंक दिया गया। तो बाकी जो लोग शामिल हो रहे हैं जी, वो जलसों में और मुख्तलिफ जगह आ रहे हैं, किसी बंद कमरे में इलेक्टेबल्स शामिल नहीं हो रहे, और वो इलेक्टेबल्स कादिर साहब ने अगर किया, तो आज क्या अगर इनके पास कुछ लोग जा रहे हैं तो इनके पास कह रहे थे वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमारे पास लोग आ रहे थे, तो 1 मिनट उनको पूरा करने दें। मरियम साहिबा ने कहा था इनका बाप कोई और है, मान लिया शैला आपा, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। हम ये पूछना चाह रहे थे उस वक्त कि जब मरियम साहिबा ने वो हमारे साथ आए थे, ये कहा था कि इन बाप पार्टी वालों का बाप कोई और है, तो हम चले अब एक सादा सा आपसे पूछ के आए हैं या खुद आए हैं? एक सादा सा सवाल शैला आपा, एक सादा सा सवाल, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा खत्म हो गया या बरकरार है? नहीं, देखिए वो दूसरे पैमाने पे दूसरे तरफ जो चीजें हैं वो भी चल रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नर यहाँ बैठा हुआ है, गवर्नर हाउसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, सूबे में सारे काम जो है वो नून लीग वालों के हो रहे हैं, सबको मालूम है। पंजाब ये चाहते हैं सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इनकी हो, सारे गवर्नर इनके हो, सारे इलेक्टेबल्स इन्हें मिल जाए, तो इनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब बताएं शैला आपा, इलेक्टेबल्स पे नहीं जाते, हम इलेक्टेबल्स पे नहीं जाते, आप जा रहे हैं, जब ही तो बंद कमरों में आप बैठे। अभी तो आपको अभी शायद साहब ने आपसे यही सवाल पूछा कि जब आपको 2 इलेक्टेबल्स मिल गए, आप कह रही हैं हम इलेक्टेबल्स पे नहीं जा रहे, तो ये अगर इलेक्टेबल नहीं है तो ये कौन है, ये बताएं। 2 की बात नहीं है, हमने उन्हें बंद कमरे में नहीं बुलाया है। सही, हमने उन्हें बंद कमरे में नहीं बुलाया है। आगा आपने बंद कमरों में शमूलियतें करवाई, हमने कहीं बंद कमरे में नहीं कराई, हमने सबके सामने कराई शमूलियतें। और वो वैसे आपा सरीना होटल में सबके सामने जो है ना वो 30 के 30 या 35 जितने मेंबर आते सबकी शमूलियत हुई। जलसे में आना था
उनको जलसे में आना था, लेकिन क्योंकि जलसे के टाइमिंग को कहा गया था कि हर हाल में क्लोज करना है आपको रोशनी में, तो वहां पे बड़े मसाइल थे, हमें बड़ी मुश्किल से हमने वहां जलसा किया है, बहुत ज्यादा मसले थे। तो फिर ये हुआ कि बल्कि कुछ और लोग भी थे जो पूरे शामिल नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह मेरे सवाल का जवाब आप दोनों, जैसे जैसे नून लीग सामने आएगी, जैसे जैसे नून लीग सामने आएगी, लोग हमारी ही तरफ आएंगे। मेरे सवाल का जवाब, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है या खत्म हो गया? देखिए, ये तो बहुत ही आखिरी बात है कि लोग कहां जा रहे हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो इनसे पहले शुरू हो चुकी थी कि अगर रेफरी इनकी मर्जी का होगा, प्लेयर इनकी मर्जी के होंगे, गोलकीपर इनकी मर्जी का होगा, बॉल इनकी मर्जी का, तो तभी लेवल प्लेयर फील्ड होंगे, अदरवाइज इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है शैलाब, आपका शैलाब, आप परेशान है, ठीक है, आप कहने वाले हैं मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, क्यों निकाला के बाद क्यों बुलाया? चलें, ठीक है, नहीं चल सकता। ठीक है शैलाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक और प्रोग्राम में जाना है इसलिए शुक्रिया। आगा शाहजेब दुरानी हमारे साथ हैं। जरा लेवल प्लेइंग फील्ड पर आगा को मौका देंगे, जो मौका उन्हें नहीं मिल सका, चाहूंगा कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करें। वेलकम बैक नाजरीन। शैला रजा साहिबा से हमारे साथ नहीं होंगी आखिरी सेगमेंट में, आगा शाहजेब दुरानी हमारे साथ होंगे, लेकिन बात हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। आगा, सबसे पहला और सादा सा सवाल, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है सिंध में या कहीं और, या आप समझते हैं कि नहीं, जब जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? शायद साहब देखिए, सबसे पहले तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पर ये तो नहीं है कि अगर मुझे कोई जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कुछ मुझे अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है, या हमारी अगर मेरे नैरेटिव को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, हमने कहीं पे ये शिकवा नहीं किया। सही, सिंध में देखें इनकी इंग्रेस है, लेकिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमने वहाँ पे जो है जितनी भी हमारे बाकी पार्टीज थे उनकी अलायंस, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अलायंस बनेगी, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंग्रेस कर रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों तक पहुँच रहे हैं। इसी तरह केपी में भी हम जो है ना हर जगह जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आप इसी शो में यहीं पर ही जो है वो कादिर साहब शिकवा कर रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको वहाँ पे इलेक्टेबल्स में हांका जा रहा है, उन्होंने कहा था। लेकिन तो अब हम ये क्या कहेंगे कि जी अब ये जो कल जो कुछ इलेक्टेबल्स वहाँ पर शामिल हुए हैं बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, तो क्या हम ये कहेंगे जी उनको भी हांका जा रहा है वहाँ पे? अब जब वो चले गए हैं वहाँ पर तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है उन्हें। लेवल आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, आपकी अपनी टेंडेंसी कितनी है, आप कितने लोगों को कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, कितना आप आगा बतौर सियासी कारकुन लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, ऐसे आपको नहीं लगता कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नैरेटिव है वो तमाम सियासी जमातें इसलिए बना रही हैं चूंकि आपकी जमात इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करती, तो वो जरा माजी के किस्से नहीं भूलती? गो के बार बार मियां साहब कहते हैं कि मैंने माजी भुला दिया है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना तो फ्यूचर प्लान है, ना पिछली कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पे आप लोग अट्रैक्ट कर सकें। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करके, माजी की बातें करके आप एक माहौल बनाते हैं के अगेंस्ट। शायद साहब, यहाँ पे मैं आपसे जो है ना वो दो सवाल रखूंगा कि आप कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो आप फ्यूचर प्लान नहीं किसे कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं माजी की परफॉर्मेंस नहीं है। माजी की परफॉर्मेंस आप किसे कह रहे हैं? मतलब ये आपके आज तक जितने भी ये जो सीपैक है, ये जो हर कोई मुख्तलिफ लोगों से क्लेम करते हैं, एक्चुअली इट वॉज क्रिएटेड बाय मियां नवाज शरीफ। इस पे एक लंबा आर्ग्यूमेंट है आजकल, तो हैदरी साहब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान। आर्ग्यूमेंट्स को छोड़े ना, आप ये देखिए एग्रीमेंट्स कहां पर हुए, किस तरह हुए, किन किन की मौजूदगी में हुई, और मैं और आप हकीकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो नून लीग की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, चाहे वो गवादर की पोर्ट की जो है ना वो अपग्रेडेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो वहां पे, चाहे वो जितने मोटरवेज हो। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता उसमें क्या साइन हुआ, आपके इत्तेहादी वजीर आला थे जब सीपैक का, लेकिन वो हमारे ही दौर में हुआ और हमने ही वो एक पोर्ट की जो उसके जो सीपैक के एग्रीमेंट साइन हुए, जिसकी वजह से आज आपके 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। जहां हमारी जगह कशकोल लेके घूम रहे होते हैं, आज वही कशकोल का एक जो अगर हम एक सेविंग मिली हुई है, कहीं से एक बचत हुई है, तो वो सीपैक की सूरत में, जिसको हम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम कहते हैं मजबूत दोस्त हमारा चाइना है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। आज आपके जो है ना आप मोटर में आप गवादर से कोयटा तक कितनी देर में आ सकते हैं? आप गवादर से इस्लामाबाद में 18 घंटे में आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं गवादर से। बिल्कुल ठीक है। इन्हीं रस्तों की वजह से आप 18 नहीं तकरीबन 24 घंटे। पहले आपको 48 घंटे लगते थे, पहले 48, अब आपको 24 घंटे लगते हैं। आपने ये पहले आपको कोयटा से इस्लामाबाद पहुंचते हुए आपको और तकरीबन कोई 24-26 घंटे लगते थे, अब आपको 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। सही। इसके अलावा आप बिजली की लोड शेडिंग का इशू देख लें कि आपको आज आपके पास
बिजली एक्सेस में है। तो आप परफॉर्मेंस की अगर बात करें, चाहे वो दानिश स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, आप ये जितनी चीजें आपने गिनवाई हैं सीपैक को के चंद मंसूबों को बलूचिस्तान से निकाल के, बाकी सारी चीजें पंजाब में हैं, सिंध में हमें नजर नहीं आती, केपी में नजर नहीं आती, बलूचिस्तान जिससे हम दोनों का ताल्लुक है वहाँ नजर नहीं आती। दानिश स्कूल नहीं है बलूचिस्तान। मैं आपको अगर बताऊं, दानिश स्कूल अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने सोबतपुर में जो है वो फ्लड के बाद पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान आप अच्छी तरह जानते हैं 48% आपके मुल्क का जो है वो बलूचिस्तान है कि 3 सूबे एक तरफ और 1 सूबा एक तरफ। उसके अलावा उसकी ट्रेन, उसका वहाँ पे ज़मीन, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, रफ इलाका है। तो मुझे पहली बुनियादी नीड क्या है वहाँ पर? ठीक है, पहली है कनेक्टिविटी, जिसपे चाहे हम और हमसे मतलब जो हमारा जो मंशूर है उसमें एतराफ़ कर लें कि माजी में इग्नोर हुआ है, बिल्कुल इग्नोर हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी जो माजी में हुआ वो होता रहे। सही। और माजी में जितनी पार्टियां रही हैं उनमें सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नून लीग की रही है, ये भी आप एडमिट करें। ये मैं एडमिट करता हूं कि नून लीग ने बाकियों से बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि PMLN हो या पीपल्स पार्टी, जब आप उन्हीं इलेक्टेबल्स के पास रहें, बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के एक आम आदमी के बुनियादी मसाइल को बदलने की, इलेक्टेबल्स ने पिछले 70 से लेकर 2024 तक आज तक कुछ नहीं बदला या नहीं बदलने दिया, तो वो आपकी अगली गवर्नमेंट में कैसे बदलने देंगे? 2013 से 18 तक भी तो गवर्नमेंट आपकी और आपकी इत्यादियों की थी। तो 2013 और 2013 से 18 तक क्या परफॉर्मेंस भी देख लें। 2012-8 से 13 तक वहाँ पे क्या हालात थे। 13 जब हुकूमत टेक ओवर हुई तो वहाँ पर हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में लाशें पड़ी होती थी। इतना वहाँ पे टेररिज्म का आप जो है ना देखते थे कि किस हद तक वहाँ पे फैल चुकी थी। पहला एजेंडा तो हमारा था कि टेररिज्म से हम उसका सफाया, और अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी हद तक 2016 तक हम उस चीज़ से काफ़ी हद तक जो है ना हम क्लियर कर चुके थे, जिसकी वजह से आपके फिर जो सीपेक के जो मुआहदे थे या दूसरे मुआहदे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहाँ पर शुरू हुआ। आगा अंसार अब्बासी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे सेंटर की भी बात की जाए, सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं। आपने जो भी बातें की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो आप लोग कम अज़ कम क्लियर है, बाकी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अंसार अब्बासी साहब के एक आर्टिकल से ये तासुर मिलता है कि या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो कुछ अरसे बाद वो पावर किसी और को शिफ्ट कर देंगे। क्या PMLN इस तरह का कोई फार्मूला सोच रही है? देखिए, मियां साहब जो हैं वो कायद हैं पार्टी के। सही। वो अपने मामलात को या हमारे लिए हम उनसे ज़्यादा बेहतर किसी को भी वज़ीर आज़म की स्लॉट पे नहीं देख सकते हैं। सही। लेकिन अगर वो किसी भी वजह से समझते हैं कि वो जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं वो खुद, तो वो उनकी जो है ना अपनी एक मर्जी भी हो सकती है और वो किसी को इसके काबिल समझते हैं तो। लेकिन अदरवाइज हमारे पास उनसे बेहतर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर जो है वो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का है ही नहीं। आपने ये जो बात की कि ये उनका इख्तियार है, मरियम को जब चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाराज होकर चले गए, तो इस तरह के मजीद अगर कोई फैसले होंगे तो वो पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे? इस तरह के फैसलों से मुराद क्या है आप कि जी क्या, क्योंकि वो मरियम नवाज को जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर क्यों बनाया गया था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रेजिस्ट किया उस फैसले को और अभी तक कर रहे हैं। आप ये देखें कि इन 4 साल में जो फ्रंट फुट पे जो थी, जो फ्रंट लीड पे थी, वो पूरे PMLN में किसने फ्रंट किया? अगर आज तक आप देखें, मरियम साहिबा थी जो हेड ऑन जा रही थी हर जलसे में। PDM में अगर सबसे बड़ा रोल था वो मरियम साहिबा का था। सही। हर जगह क्राउड के साथ भी और नैरेटिव बिल्डिंग में भी। तो जितना PMLN को हम तो कहते हैं कि जी वो हमारी फाइटर रही है, फ्रंट फुट पे जिसने जो है ना वो फाइट किया, अगर उनको शी डिजर्व्स दैट जो उनको ओहदा दिया गया है, तो अगर तो फिर सीनियर्स को आप कहते हैं कि एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए मेरिट पे आप चले तो उनको तो उन्होंने आप बेहतर जानते हैं कि हर जगह दिफा किया उन्होंने, हर उन मुश्किल हालात में जहां पर जो है ना लोगों जब कहा जाता था फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है या नहीं बनना चाहते, आपकी नजर में जमात में फिर उनके बाद मियां शहबाज शरीफ ही हैं? ये तो देखें जी, एक जमहूरी निज़ाम है और परफॉर्मेंस पे आप देखते हैं। पहली बात कायद का क्या फैसला, दूसरी बात मेरिट पे और परफॉर्मेंस किसकी है। जो वो फैसला करेंगे मेरिट को, मियां साहब जो भी फैसला करते हैं वो मेरिट पे करते हैं, और वो बीइंग द कायद वो उनकी एक बड़ी एक वास्ट निगाह है, नज़र है। देखिए 3 जगहें जहां पर अभी आप लोग हमें फाइट करते हुए नजर आते हैं मेन स्लॉट्स के लिए, एक सेंटर, एक पंजाब और एक बलूचिस्तान। KP में अभी तक आप मेन स्लॉट के लिए कंटेस्टेंट नजर नहीं आ रहे, सिंध में नजर नहीं आ रहा है बज़ाहिर अभी तक की सिचुएशन में। सेंटर में मियां साहब आपने कहा क्लियर है, पंजाब हमजा शहबाज या मियां शहबाज शरीफ साहब वापस जा सकते हैं, बीबी मरियम, या इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन भी है? देखिए फिर वही मैं बात कहूँगा आपसे कि देखिए
परफॉर्मेंस बेस्ड, आप मेरिट पे देखते हैं। तो इस मेरिट पे मलिक अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, कोई और क्यों नहीं आ सकता पंजाब? आपको देखें जी, ये आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि सिर्फ मेरिट ये नहीं होता कि एक बंदा की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। मेरिट का सबसे बड़ा एक वजह ये भी है कि जी कितने लोग, कितने एमपीएस, कितने इलेक्टेबल हाउस के उस पर मुत्तफिक भी हैं। क्योंकि बहुत सारी शख्सियत ऐसे हैं कि जिनको कुछ लोग मे बी विद इन द पार्टी जो है ना, वो उनकी लॉबीज होती हैं, वो पसंद ना करें या उनका उनकी तरफ इंक्लिनेशन ना हो, या हर एक अपने लिए जो है ना वो तो कर, तो आपको एक यूनानिमस कैंडिडेट जो है ना वहाँ पे लाना पड़ता है जो सबको जो है ना वो मंजूर हो। सही। तो हम इस वक्त किसी ऐसे उसमें नहीं जाना चाहते, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। आपके पास बुलदार साहब का एग्जांपल है, वहाँ पे जो है ना एक बुलदार को जब वो अपॉइंट किया गया, उनकी परफॉर्मेंस को छोड़ दें, लेकिन उनकी शख्सियत से अगर हम देखा जाए तो कितने लोगों को उनसे मसले मसाइल थे। अलीम खान साहब कह रहे थे कि बहुत से लोगों को थे। तो हम नहीं चाहते कि हमें वो मसला हो और एक यूनानिमस कैंडिडेट हो जिसके ऊपर सब मुत्तफिक होते हैं। बलूचिस्तान में 2013 में हमने देखा कि पीएमएलएन 27 सीटें लेके आती है, 6 सीटों वाले डॉक्टर मालिक को मियां साहब दे देते हैं, जिसके नतीजे में पीएमएलएन टूट फूट का शिकार हो जाती है आखिरी दिनों में। इस बार पीएमएलएन जो भी नंबर्स लेती है, अभी तक आप दावा कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे, इस वक्त आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट क्लियर है बलूचिस्तान में? पंजाब में आपने कहा मेरिट पे फैसला होगा, बलूचिस्तान में किस तरह करेंगे? बलूचिस्तान में भी फैसला हमारा ऐसा होगा जो कि हमारे इलेक्टेबल्स को सबको सब साथ में लेके चले, क्वालिफाइड हो, सिर्फ इलेक्टेबल्स को, क्योंकि जब उस वक्त इलेक्टेबल्स मीन पार्लियामेंट को, ओके, जो नेशनल जो प्रोविंशियल असेंबली होगी, जो इत्तेहादियों को अपनी पार्टी को और इत्तेहादियों को साथ में लेके चलेगी। इत्तेहादी कौन कौन हो सकते हैं बलूचिस्तान में और सेंटर में? शायद साहब ये तो टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं जिसमें बीएपी के जो है ना जो बच्चे कुछ वहाँ पे होंगे, वो जो बच्चे कुछ, आप लोग दोनों छोड़ नहीं रहे वैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तो वो तो आपको पता है कि मतलब जिस तरह वो एक ओवरनाइट उन्हें तोड़ा गया और उन्हें ले जाया गया, तो आप कह रहे हैं जैसे ओवरनाइट बनी थी हम वैसे ही ओवरनाइट तोड़ेंगे। देखिए गलत तरीका था वो, सही, वो तरीका बड़ा गलत था। आप जो है ना जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई नजरिया इम्पोज नहीं कर सकते कि जी आप बस आज यहाँ से उठ के चले जाओ और वहाँ पे नेचुरली जो लेट नेचर टेक इट्स ड्यू कोर्स। ठीक हो गया। आपका एक ओपिनियन है नाजरीन। आगा शाहजेब दुरानी से बात हो रही थी, बहुत सी बातें करने का दिल चाहता है लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।